आइडियल गैस के मैंने एनर्जी का डेरिवेशन किया था। एनर्जी कितनी आ रही थी याद है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस अगर है तो आइडियल गैस में अपन क्या क्या एजम्पशन लिए थे? आइडियल गैस एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल होते हैं, सब मॉलिक्यूल क्या एज्यूम किए थे? स्पेरिकल, या फिर एक सिंगल एटम जैसे होता है वैसे ही सब मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें एनर्जी पर मोल कितनी आ रही थी? 3/2 RT आ रही थी। वहाँ पे अपन ने क्या देखा कि एनर्जी पर मोल ऑफ गैस कितनी आ रही है? E = आ रहा था अपना पर मोल, या फिर n मोल है तो 3/2 nRT इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी अपन ने देखा था। U कैसे आ रहा था? प्रेशर के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, ये अपन ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो अगर डायएटॉमिक हो या फिर ट्राइएटॉमिक या अलग अलग, मोनो एटॉमिक छोड़ के, ये मोनो एटॉमिक के लिए फॉर्मूला आता है क्योंकि आइडियल गैस जो अपन ने एज्यूम किया था वो क्या था? स्पेरिकल था, या फिर जैसे मोनो एटॉमिक गैस होता है उस टाइप में था, तो उसके लिए ये फार्मूला आता है। लेकिन अगर मेरा मॉलिक्यूल डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, या फिर लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, तो उन सब केसेस में ये एनर्जी का फॉर्मूला नहीं रहेगा। उस केसेस में थर्मल एनर्जी उसकी डिफरेंट होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है कि आइडियल गैस में सब मॉलिक्यूल स्पेरिकल है या फिर सिंगल एटम जैसे होता है। जैसे हेलियम गैस है, हेलियम गैस को मैं आइडियल गैस एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ये एनर्जी का फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, तो इधर एनर्जी का फॉर्मूला या थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, जैसे अगर मेरे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है, सेकंड ये एक एटम है, तो ये ट्रांसलेट तो हो ही सकता है, 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है। इसके साथ ये रोटेट भी हो सकता है। जैसे इस एक्सिस के अराउंड मैं इसको रोटेट करूँ, ऐसे भी रोटेट हो सकता है, या फिर ऐसे भी रोटेट हो सकता है। जैसे अगर ये मेरा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको मैं इस वे में भी रोटेट कर सकता हूँ, या फिर ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 डायरेक्शन में रोटेट भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर ये रोटेट हो रहा है तो उसमें रोटेशन के कारण भी कुछ एनर्जी आती है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी आएगी इसके लिए अपन स्टडी करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 3 टाइप से मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर सकता है। एक तो रहेगा इसमें बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। नेक्स्ट क्या आ सकता है? मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, तो नेक्स्ट आएगा रोटेशनल। रोटेशनल मोशन के कारण सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, एंड थर्ड आता है वाइब्रेशनल। ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा ये जनरली एट हाई टेम्परेचर पे ही, ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तभी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होता है। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशंस में तुम्हें क्या करना है, ये अगर मेंशन्ड है कि अल्सो इंक्लूड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या एनर्जी कैन बी गेन्ड टू वाइब्रेशंस एज वेल, ये अगर मेंशन्ड है या फिर एट हाई टेम्परेचर ऐसे क्लियरली मेंशन है तभी इसको यूज़ करना है, नहीं तो फिर इन दोनों को ही यूज़ करना है। ठीक है, एक तो आएगा ट्रांसलेशनल, सेकेंड आएगा रोटेशनल। ठीक है, इनिशियली मैं लेता हूँ मोनो एटॉमिक गैस लेता हूँ कोई भी, जैसे हेलियम गैस है। मोनो एटॉमिक अगर है तो एक एटम, जैसे अगर ये इधर मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये जेड एक्सिस है। एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? 3 कोऑर्डिनेट यूज होंगे, और ये जो एटम है ये क्या हो सकता है? 3 डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए आता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, और तीनों के तीनों क्या रहेंगे? कौन से इसमें आएंगे? ट्रांसलेशनल में आएंगे। ठीक है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसमें क्या करना है तुम्हें? मोनो एटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, और तीनों के तीनों क्या रहेंगे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच आर तीनों के तीनों क्या होंगे? ट्रांसलेशनल होंगे। नेक्स्ट अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें n एटम्स है, n एटम्स है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में
n एटम्स है, जैसे डायटोमिक में 2 एटम्स होंगे, ट्राइएटोमिक में 3 एटम होंगे, टेट्राएटोमिक में 4 एटम होंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में n एटम है, एक एटम या एक मास पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एटम भी कह सकते हो या फिर इसको मास पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। एक एटम के लिए 3 आ रहे हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहे हैं। तो n एटम के लिए, एक मॉलिक्यूल में अगर n एटम है तो उसके लिए आते हैं 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर एक के लिए 3 3 3 कैलकुलेट करने हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल कितने होंगे? 3n होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक करता हूँ, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग n एटम्स पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में अगर n एटम्स है तो उसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये? इस 3n में अभी क्या क्या होगा, नेक्स्ट आता है इसमें। टोटल तो हो गए 3n, ट्रांसलेशनल हमेशा कितने रहेंगे? मूवमेंट कितने डायरेक्शन में हो सकती है? 3 ही डायरेक्शन में हो सकती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज, कितने भी एटम्स हो इसमें, इट इज़ ऑलवेज 3। ट्रांसलेशनल हमेशा 3 ही होगा, ये क्लियर है। नेक्स्ट रोटेशनल अगर फाइंड करना है मुझे, तो रोटेशनल लीनियर अगर मॉलिक्यूल है, रोटेशनल देखते हैं। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो कैसे रोटेट हो सकता है? एक तो जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरा, ये कैसे रोटेट हो सकता है? इस प्लेन में एक बार रोटेट करता हूँ मैं, और इसके एक परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। रोटेशनल में अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो लीनियर के केस में ये आएंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स फॉर रोटेशनल, ठीक है। और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर, तो उस केस में ये आते हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बिल्कुल याद रखना है, लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। और बचे हुए क्या होंगे अभी? टोटल अभी पॉली एटॉमिक अगर मैं करूँ, वाइब्रेशनल तो मोनोएटॉमिक में होगा ही नहीं। जैसे पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक में कितने बच रहे हैं? लीनियर अगर है, फॉर लीनियर टोटल इधर कितने हो गए? 3 और 2 5 हो गए। टोटल कितने हैं? 3n। तो वाइब्रेशनल कितने आ जाएंगे? 3n माइनस 5। क्लियर है ये? लीनियर मॉलिक्यूल अगर है, पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, तो उसमें ये इधर के 3, इधर के 2, 5 हो गए। टोटल कितने हैं? 3n। तो वाइब्रेशनल कितने होंगे? 3n माइनस 5 होंगे। और नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर अगर मॉलिक्यूल है तो इसमें ट्रांसलेशनल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल में नॉन लीनियर के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल कितने हैं? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल में कितने बच रहे हैं? 3n माइनस 6 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये क्लियर है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एनर्जी अगर फाइंड करनी है, तो एनर्जी में एक ट्रांसलेशनल हो या फिर एक रोटेशनल हो, तो उसके लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल अगर गैस है, 1 मोल गैस करता हूँ, उसके लिए आता है। नेक्स्ट आता है ये अपना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, सबके लिए फाइंड करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, ट्रांसलेशनल हमेशा 3, रोटेशनल लीनियर के लिए 2, नॉन लीनियर के लिए 3। बाकी ये टोटल तो तुम 3n से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, बाकी ये डिफरेंस लो जिससे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशनल तभी यूज़ करना है जब क्वेश्चन में मेंशन्ड है अल्सो इंक्लूड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दी होगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर दिया होगा तभी ये इंक्लूड करना है, नहीं तो फिर नॉर्मली ये 2 तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये दोनों का ही यूज़ आता है। तो अपने पास इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? हर डिग्री ऑफ, फॉर ईच डिग्री ऑफ, फर्स्ट करता हूँ, फॉर ईच
डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी आएगी इसमें? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इसमें आएगी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए एनर्जी कितनी होगी? हाफ RT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल. 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ RT. अगर यहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 मोल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? F/2 RT. और n मोल के लिए क्या आ जाएगा? F/2 nRT आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे गैसेस के लिए फॉर्मूला क्या आता है? F/2 nRT. ये फॉर्मूला आता है इसमें, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूडेड नहीं है, तभी ये फॉर्मूला आता है. ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब वाइब्रेशनल, नॉर्मली क्वेश्चन में वाइब्रेशनल यूज ही नहीं करना है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT, इतनी एनर्जी होगी. ठीक है, थर्मल एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F. अगर मैं वाइब्रेशनल भी इंक्लूड करूँ तो यहाँ पे आता है फॉर ईच डिग्री ऑफ, वाइब्रेशनल में अगर करूँ मैं फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल अगर है ये, वाइब्रेशन में ये वैल्यू आ जाती है RT. 1 मोल के लिए कितना ऐड करना है? RT ऐड करना है, हाफ RT ऐड नहीं करना है इधर. ठीक है, यही अपना है पर मोल ऑफ गैस, पर मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये भी क्या है? पर मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी वैल्यू आती है. ठीक है, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल है या फिर रोटेशनल है तो उसके लिए हाफ RT वैल्यू आएगी. और सेम टू सेम फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर वाइब्रेशनल है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी आएगी? RT पर मोल ऑफ गैस आएगी. ये क्लियर है दोनों पॉइंट्स? ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर सिंपल वर्ड्स में तुम्हें समझना है तो ये क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन गेन एनर्जी. किस किस वेज में मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन कर सकता है? तो अपन ने ये देखा है कि कितने कितने वेज में मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहा है. 3 तो आ गए ट्रांसलेशनल, लीनियर के लिए ये 2, नॉन लीनियर के लिए 3 आ गए. ठीक है, और बाकी टोटल होंगे 3n. वाइब्रेशनल में लीनियर के लिए इधर आगे 5 इधर हो गए, 3n - 5 वाइब्रेशनल. नॉन लीनियर के लिए कितने आ जाएंगे? इधर टोटल 6, तो 3n - 6. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, each translational and rotational degree of freedom in a molecule contribute half RT to the thermal energy of 1 mole of a gas. ट्रांसलेशनल, each translational and each rotational degree of freedom में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है? हाफ RT है. 1 मोल गैस के लिए कितना है कंट्रीब्यूशन? हाफ RT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ RT होगा. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड है ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स RT टू द थर्मल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. तो ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना है? RT है. 1 मोल गैस के लिए कितना है? RT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए RT कंट्रीब्यूशन है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, पर मोल अगर मुझे एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है तो कितना आएगा? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पर मोल, ये एवरेज कर देता हूँ, इज इक्वल टू हाफ RT इंटू, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? ट्रांसलेशनल पहले लेता हूँ. ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से इधर मल्टीप्लाई कर दो. नेक्स्ट क्या आएगा? हाफ RT इंटू रोटेशनल डिग्री से इधर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आएगा RT इंटू
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि कितनी एनर्जी है पर मोल ऑफ गैस है ये, ठीक है, पर मोल ऑफ गैस। एक मोल गैस के लिए इतनी है, n मोल के लिए फिर n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्लियर है फॉर्मूला? सबके लिए मैं कैलकुलेट भी करूंगा क्या आता है, और इसी एनर्जी को तुम इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। यही क्या होगी, गैस की इंटरनल एनर्जी होगी, जिसको मैं कह सकता हूँ U इज इक्वल टू कितना आएगा, या फिर अगर मैं इधर कर देता हूँ डेल्टा U, जो कि ज़्यादा करेक्ट है, क्या आ जाएगा, हाफ आर डेल्टा T इंटू क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लस आ जाएगा हाफ आर डेल्टा T इंटू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस आर टी इंटू, ये फॉर 1 मोल है, n से मल्टीप्लाई करोगे, r आ जाएगा, इधर आ जाएगा डेल्टा T इंटू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी डेल्टा टी या फिर सी वी डेल्टा टी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस है, पर मोल ऑफ गैस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी डेल्टा टी। क्लियर है ये, डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा सी वी डेल्टा टी आ जाएगा। तो सी वी की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ आर डेल्टा टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू करना है सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी को कैंसिल आउट करो तो आएगी हाफ आर पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा इधर, प्लस आएगा हाफ आर इंटू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड आ जाएगा आर पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिससे तुम सी वी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी गैस के लिए सी वी की वैल्यू इस फॉर्मूला से आ जाएगी। और नेक्स्ट आता है, अगर मेरे पास सी पी फाइंड करना है, कितना डिफरेंस होता है सी पी और सी वी में, आर का डिफरेंस होता है, तो ये आर का डिफरेंस ही रहेगा हर बार। अगर मेरे पास गैस है तो यहाँ पे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी करता हूँ, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H होता है एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, पी डेल्टा वी इज एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल आउट करो, एन भी कैंसिल आउट करो, तो क्या आ जाएगा, सी पी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो अगर मुझे सी पी फाइंड करना है तो बस उसमें क्या करना है, प्लस आर ऐड कर दो बस, तो ये आ जाएगी सी पी की वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी वी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अलग अलग गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या आता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी, ये भी कैलकुलेट करेंगे अलग अलग गैसेस के लिए। ये सब क्लियर है? ये तो थर्मोडायनामिक्स के एकदम नॉर्मल फार्मूलाज है, गैसेस के लिए ये सब फार्मूलाज वैलिड है, ठीक है। The degree of freedom in a molecule are given by the number of coordinates required to locate all the mass points or atoms in a molecule. Degree of freedom क्या है? Number of coordinates required to locate all the mass points, जितने भी mass point है उनको locate करने के लिए कितने coordinate यूज हो रहे हैं। एक एटम के लिए कितने coordinate यूज होते हैं? 3 coordinate यूज होंगे। और अगर n है अपने पास, n एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो कितने कोऑर्डिनेट यूज होंगे? 3n कोऑर्डिनेट यूज हो जाएंगे, ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली 1 एटम एज इन अ मोनोएटॉमिक गैस, इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन इन
3 independent spatial directions x, y and z. If molecule contains n atoms, each atom contributes this 3 degree of freedom, so the molecule has total 3n degree of freedom. टोटल कितने आ जाएंगे? 3n degree of freedom आ जाएंगे. Since 3 coordinates or degree of freedom are required to represent translational motion of molecule, the remaining 3n minus 3 coordinates represents what are called the internal degree of freedom. इन 3n में से 3 तो क्या होंगे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. 3 डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो 3 आ गए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो रिमेनिंग कितने हैं? 3n माइनस 3. इसको कहते हैं इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये तो हो गया एक्सटर्नल. 3 हो गए. मॉलिक्यूल के अंदर ही कितने होंगे? 3 माइनस 3. तो ये टोटल कितना आ रहा है? इसको क्या कहना है? इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. The remaining 3n minus 3 coordinates represents what are called the internal degree of freedom. If the molecule is linear, it has 2 rotational degree of freedom, and for a non-linear molecule there are 3 rotational degree of freedom. Linear molecule के लिए 2 और non-linear molecule के लिए 3 rotational degree of freedom होंगे. The remaining degree of freedom, that is 3n minus 5 for linear and 3n minus 6 for non-linear molecule, are the vibrational degree of freedom. अलग अलग molecules के लिए कैलकुलेट करते हैं.